समुद्र के नीचे अंधेरे में एक शिकारी छुपा था। उसका लक्ष्य भारत का सबसे खतरनाक हथियार। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद एक जाल में फंस चुका है। एक ऐसा साल जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में केवल दो देशों के निर्माण की नींव नहीं रखी, बल्कि एक गहरे असंतुलन और टकराव की भी शुरुआत की। पाकिस्तान दो हिस्सों, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बटा था, जिनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि भाषा, संस्कृति, राजनीति और मानसिकता की भी थी। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी अधिक होने के बावजूद सत्ता हमेशा पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य अधिकारियों के हाथों में केंद्रित रही। बंगला भाषा और संस्कृति को दबाने की कोशिशें लगातार होती रहीं, जिससे वहां के लोगों के मन में असंतोष गहराता गया। ये असंतोष धीरे धीरे एक चिंगारी से ज्वालामुखी में बदल गया, जो 1970 के आम चुनावों के बाद फट पड़ा। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लोकतंत्र के नियमों के अनुसार उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। ये फैसला केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आत्मसम्मान पर सीधा आघात था। इसके विरोध में पूरे पूर्वी पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए और लोग सड़कों पर उतर आए। जवाब में 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जो इतिहास के सबसे क्रूर दमन अभियानों में से एक बन गया। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल फैल गया। इस दमन से बचने के लिए लाखों लोग अपने घर छोड़कर भारत की सीमाओं में प्रवेश करने लगे। कुछ ही महीनों में शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई, जिससे भारत पर भारी आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ा। भारत के लिए ये केवल मानवीय संकट नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन शीत युद्ध की राजनीति के कारण पश्चिमी देशों ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस स्थिति में भारत को अपने स्तर पर ही समाधान निकालना था। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मैनेकशॉ ने तत्काल युद्ध करने के बजाय रणनीतिक धैर्य की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून के समय युद्ध करना नुकसानदायक होगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान का भूभाग दलदल में बदल जाता है। इसलिए भारत ने तैयारी शुरू की। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया गया, उन्हें हथियार और रणनीतिक सहायता दी गई। ये तैयारी धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत आधार तैयार कर रही थी। उधर पाकिस्तान भी इस बढ़ती स्थिति को समझ रहा था और उसे सबसे बड़ा खतरा भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से महसूस हो रहा था। विक्रांत केवल एक जहाज नहीं था, बल्कि समुद्र में चलता फिरता एयरबेस था, जो किसी भी समय दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता था। इसके पास लड़ाकू विमान, एंटी सबमरीन सिस्टम और आधुनिक संचार तकनीक थी। पाकिस्तान ने ये तय किया कि अगर युद्ध शुरू होने से पहले विक्रांत को नष्ट कर दिया जाए, तो भारतीय समुद्री ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। इस मिशन के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक और लंबी दूरी की सबमरीन PNS बाजी को चुना। ये सबमरीन अमेरिका से ली गई थी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस थी। इसका मिशन स्पष्ट था: INS विक्रांत को ढूंढना और उसे नष्ट करना, साथ ही भारतीय समुद्री क्षेत्रों में माइन बिछाना। गाजी के कैप्टन जफर मोहम्मद खान को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई और पूरी तैयारी के साथ उसे भारत की ओर रवाना कर दिया गया। लेकिन समुद्र के नीचे चल रही इस गतिविधि से भारत अनजान नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने वायरलेस इंटरसेप्शन के जरिए पाकिस्तान की कई गोपनीय सूचनाएं हासिल कर ली थी। एक विशेष संदेश, जिसमें स्पेशल ग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल की मांग की गई थी, ने भारतीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया, क्योंकि ये केवल सबमरीन में इस्तेमाल होता था। इससे स्पष्ट हो गया कि PNS गाजी इस मिशन पर निकल चुकी है। भारत ने सीधे टकराव के बजाय रणनीति का रास्ता चुना। ईस्टर्न नेवल कमांड के वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन ने एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गाजी को खोजने के बजाय उसे जाल में फंसाया जाएगा। INS विक्रांत को गुप्त रूप से अंडमान वो हमें छुड़ेगा नहीं, और उसकी हम उसे जगह जाल में INS फंसाएंगे। राजपूत को विशाखापट्टनम में स्थानांतरित कर दिया गया। INS राजपूत को विक्रांत के कॉल साइन और रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया।
साथ ही बंदरगाह पर ऐसी गतिविधियां की गईं जिससे ये लगे कि वहां एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारी मात्रा में राशन की खरीद, रेडियो संचार और अन्य लॉजिस्टिक मूवमेंट्स ने पाकिस्तान के जासूसों को भ्रमित कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, पाकिस्तान इस जाल में फंस गया। उसे विश्वास हो गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है और उसने गाजी को उसी दिशा में भेज दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद गाजी वहां पहुंची और बंदरगाह के पास घात लगाकर बैठ गई। समय बीतने के साथ सबमरीन के अंदर हालात बिगड़ने लगे। ऑक्सीजन की कमी होने लगी और हाइड्रोजन गैस का स्तर बढ़ने लगा। क्रू की हालत खराब होने लगी। कैप्टन जफर के सामने कठिन निर्णय था, या तो सतह पर आएं और पकड़े जाने का खतरा उठाएं या अंदर रहकर अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालें। आखिरकार उन्होंने सबमरीन को पेरिस्कोप डेप्थ तक लाने का आदेश दिया। ये निर्णायक साबित हुआ। उसी समय आईएनएस राजपूत इलाके में गश्त कर रहा था। उसके सोनार ने पानी के भीतर हलचल को पकड़ लिया। तुरंत जहाज को उस दिशा में मोड़ा गया और पूरी गति से आगे बढ़ा। जैसे ही गाजी सतह के करीब आई, वो पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। कैप्टन जफर ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आईएनएस राजपूत ने तुरंत डेप्थ चार्जेस गिराए। कुछ ही क्षणों में समुद्र के भीतर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गाजी के अंदर मौजूद टॉर्पीडो और माइंस में भी विस्फोट हो गया। सबमरीन का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में गाजी अपने पूरे 93 सैनिकों के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस घटना की गूंज दूर तक सुनाई दी। अगले दिन समुद्र की सतह पर तैरता मलबा इस बात का प्रमाण था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समुद्री ताकत खत्म हो चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के एयरफील्ड्स पर हमला किया और युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। लेकिन गाजी के डूबने से भारत को पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक बढ़त मिल चुकी थी। आईएनएस विक्रांत ने तुरंत अपने ऑपरेशन शुरू किए। उसके विमानों ने चटगांव, कॉक्स बाजार और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन तोड़ दी। पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग हो गया। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। समुद्र, हवा और जमीन, हर मोर्चे पर भारत बढ़त बना रहा था। अंततः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों का सरेंडर इतिहास में दर्ज हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। पीएनएस गाजी, जो कभी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सबमरीन थी, आज भी विशाखापट्टनम के समुद्र में एक खामोश कब्र बनकर पड़ी है। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और बुद्धिमत्ता की जीत की कहानी है, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक सबक बनकर कि कभी-कभी जंग हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है।